हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन हम एसआरएफ का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। रिसेंटली इनका एक सबसे बड़ा जो प्लांट दहेज है, वहाँ पे 3 रिसर्च टीम गई थी और उन्होंने अपने रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो उन रिसर्च रिपोर्ट को हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे एनालिस्ट कहना चाह रहे हैं। वहाँ पे जाने के लिए एक्चुअली क्या है कि हमारे और आपके लिए यहाँ इस प्लांट में विजिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनफैक्ट अगर हम चले भी गए तो हो सकता है मैनेजमेंट से हम उतने उस तरीके से मिल ना पाए, या मैनेजमेंट हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस तरीके से देना पाए। हर एक रिटेल को देना जो है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक रिसर्च टीम जाया करती है, जो कि जानी मानी रिसर्च टीम होती है। यहाँ पे मैं बात करूँ, प्रभुदास लीलाधर हो गए, निर्मल बांग हो गए और एक हाईटंग करके है, वो रिसर्च टीम जो है तो गई हुई थी। तो उनको मैनेजमेंट ने अपना गाइडेंस दिया है और उन्होंने जा करके यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ को समझा है और फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट को पब्लिश की है। तो इस रिपोर्ट को देखने से पहले हम एक बार कंपनी का जो है तो फंडामेंटल समझ लेते हैं, बिजनेस समझ लेते हैं, किस तरीके से कंपनी कार्य करती है, ताकि रिसर्च रिपोर्ट हमें थोड़े अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे फ्लोरोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में कार्य करती है। तो दोनों को मिला के आप यूँ समझ सकते हैं कि एक केमिकल बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी जो है पैकेजिंग फिल्म के बिजनेस में कार्य करती है। दिस इज समथिंग अनवांटेड इन द इमेज। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टेक्सटाइल बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द समथिंग फ्रॉम वेयर एसआरएफ हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी। तो जब एसआरएफ कंपनी आई थी स्टार्टिंग में सबसे पहले, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल बिजनेस ही था। लेटर ऑन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स केमिकल बिजनेस, और आज की डेट में केमिकल बिजनेस से लगभग 49% का रेवेन्यू जो है वो आपको केमिकल बिजनेस से देखने को मिलेगा। अदर देन दैट यहाँ पे एसआरएफ के कुछ अदर बिजनेस भी हैं, लाइक कोटेड फैब्रिक बिजनेस और लेमिनेटेड फैब्रिक बिजनेस। लेकिन जो इस समय पर हाई डिमांड में चल रहा है, जहां एसआरएफ की हमें लीडरशिप देखने को मिलती है, वो है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट गैसेस, फार्मा प्रोपेलेंट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो ये जो है तो ये इसका फ्लोरिनेशन का बिजनेस आता है और इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इमेंस ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, नवीन फ्लोरीन हो गए, उनका भी ये क्लेम है कि वो 3 से 4 साल में अपने रेवेन्यू को जो है तो वो डबल करते हुए, उनका मैनेजमेंट का ऐसा कुछ गाइडेंस है कि वो डबल करेंगे। तो ऐसा इस टाइप का ग्रोथ जो है आपको इस सेगमेंट में देखने को मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू रेफ्रिजरेंट गैस, तो यहाँ पे एसआरएफ जो है तो मार्केट लीडरशिप मेंटेन करता है। आप यहाँ पे देखेंगे एसआरएफ इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स इन इंडिया। अदर देन दैट यहाँ पे एसआरएफ जो है तो इज द ओनली इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ ओजोन फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही चीज़ मैं आपको कई दफ़ा अपने वीडियो में बोलता आया हूँ। जब भी मैंने एसआरएफ को कवर करने की कोशिश की है तो मैंने बार बार ये बोला है कि एसआरएफ जो है आज से 10 साल आगे की सोच के रखा हुआ है और कुछ उस तरीके से उसने अपना कैपेक्स करके रखा हुआ है, कुछ उस तरीके का उसका कैपेक्स प्लान है। तो जिस तरीके से रेफ्रिजरेंट गैसेस जो है धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एसआरएफ की जो प्लानिंग है वो फ्यूचर को लेकर के है, ना कि प्रेजेंट को। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एचएफसी वगैरह रेफ्रिजरेंट गैसेस, ये एक टाइप होता है जिसमें कई सारे केमिकल्स का यूज़ करके रेफ्रिजरेंट गैस बनाए जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक बार इनको फेज आउट किया जा चुका था, उसके बाद जो है तो इसकी डेट फिर एक्सटेंड कर दी। फिलहाल आई थिंक 6 ईयर का इसके पास एक्सटेंशन है एचएफसी का। एचएफसी भी यहाँ पे एसआरएफ जो है तो मैन्युफैक्चर करता है, और लेकिन ये फेज आउट हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इसके अलावा एसआरएफ की एक खास बात है यहाँ पे कि ये जो है तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर है, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है रेफ्रिजरेंट गैस वगैरह में, ये सब रॉ मटेरियल जो है एसआरएफ खुद ही इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है। तो कुल मिलाकर के इनके पास जो है तो एक तरीके से कंट्रोल हो जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी में और प्राइसिंग में भी, जो कि एसआरएफ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। इसके अलावा अगर हम एसआरएफ के बिजनेस की बात करें तो न सिर्फ इंडिया में बल्कि मोर देन 60 कंट्रीज में जो है तो एसआरएफ का बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। तो मोर देन 60 कंट्रीज में एसआरएफ जो है एज अ सप्लायर कार्य करता है। अब आ जाइए, एक बार हम रिपोर्ट को ओवरव्यू कर लेते हैं। एक बार तीनों को हम जस्ट यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या उन्होंने रेटिंग दी है, और मोर और लेस सारी रिपोर्ट में सेम सी ही बातें की गई हैं। तो यहाँ पर हम प्रभुदास लीलाधर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो इन्होंने ऐसा कुछ टारगेट प्राइस वगैरह नहीं दिया है और यहाँ पे रेटिंग वगैरह भी नहीं दी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हाईटंग की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो दिया है
वो 3,277 के दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे निर्मल बैंक जो कि तीसरे यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है, और इन्होंने भी यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिए हैं वो 3,100 के दिए हैं। करंट मार्केट प्राइस जब ये रिपोर्ट आई थी तब 2,365 था, और यहाँ से 31% का ये अपसाइड देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट में आपको टारगेट प्राइस देख करके वहां पे किसी भी शेयर को बाई या सेल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में आपको वहाँ पे जाके बिजनेस को समझना है, क्या रिसर्च वहाँ पे डाटा लेके आए हैं, क्या फैक्ट्स लेकर आए हैं, उसको देखना है, और फिर उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है कि क्या वो शेयर वहाँ पे बाई करने लायक है या नहीं। सिर्फ टारगेट प्राइस देख करके इधर पे हमें नहीं चले जाना है। अब यहाँ पे हम प्रभुदास लीलाधर का देखते हैं कि यहाँ पे इनका क्या कहना है। सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं रिफ्लेक्ट्स अनपैरेलल्ड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूशन इनको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर दहेज प्लांट की बात करें तो लगभग 293 एकड़ में ये दहेज प्लांट जो है वो फैला हुआ है। एंड इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि आगे के ये 3 और 4 साल में भी जो है तो इस प्लांट में ग्रोथ जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि इस साइट में अभी भी 50 से 60 एकड़ जो है वो खाली जगह है वहाँ पे, जहाँ पर फर्दर जो है कैपेक्स का प्लान किया जा सकता है। तो यानी कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए यहाँ पे मैनेजमेंट नेक्स्ट 6 से 12 महीने में कुछ और कैपेक्स प्लान ला सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो ग्रोथ कैपेक्स प्लान आ रहा है ये सेल्फ फंडेड है, यानी कि कंपनी बाहर से कोई भी डेट नहीं ले रही है। और उसका मेन रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जो है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो भी आता है उसके बाद वहाँ से जो है तो कैपेक्स प्लान करती है। आप यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो आता है 21 बिलियन रुपीज़ का, और फिर उसके बाद 3 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे जो है तो फ्री कैश फ्लो बचता है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जो है तो लगभग 18 बिलियन रुपीस का कैपेक्स प्लान कर देती है। यानी कि इसी 21 में से 18 का यहाँ पे जो है तो कैपेक्स प्लान हो जाता है। तो कंपनी के पास खुद ही इतना पैसा आ रहा है बिजनेस से कि वो खुद ही उस पैसे से जो है तो कैपेक्स प्लान कर पा रहे हैं। कहीं बाहर से कंपनी को डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और आप देख सकते हैं हर साल यहाँ पे जो है तो कंपनी कुछ ना कुछ कैपेक्स ला रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टेक्सटाइल सेगमेंट का यहाँ पे जो कभी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन अगर आप यहाँ पे माफ़ कीजिएगा एबिट में अगर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे 32% का हुआ करता था, आज की डेट में ये जो है ये घट करके 11% का हो चुका है। वहीं पे अगर हम केमिकल बिजनेस की बात करें जो कभी 34% का कंट्रीब्यूशन एबिट में करता था, और अब जाके आप देखेंगे तो 64% का कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 49% का कंट्रीब्यूशन था। तो यानी कि केमिकल सेगमेंट में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स प्लान किए हैं, और यहाँ से कंपनी की जो ग्रोथ है केमिकल सेक्टर से वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल में लगभग 40 से 50% के प्रोडक्ट जो है वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं, लेकिन 30 to 40% जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग 3 से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा एग्रो कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें तो 2015-16 में एसआरएफ के पास जहां 5 से 7 प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 40 से 50 इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा इनके अगर हम फार्मा इंटरमीडिएट्स की बात करें तो इसका अभी स्पेशलिटी केमिकल में लगभग 10% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट 3 साल में जो है तो इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 25% हो जाएगा। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एमडीसी, तो यहाँ पे एमडीसी जो है तो इनका ये कहना है कि अभी एक्सटर्नली सेल किया जा रहा है, और लेकिन जैसे ही ये जो है इनका एक R32 प्लांट है और एक R125 प्लांट है, जैसे ही ये सब कमीशन हो जाएंगे तो यहाँ पे एमडीसी का जो है तो एज अ रॉ मटेरियल यहीं पर एब्जॉर्व किया जाएगा इसको, यानी कि ये बाहर सेल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन हाउस जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है एसआरएफ यूज़ कर रहा है वो काफ़ी इफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। यहाँ पर ये R32 और R125 ये डिफरेंट टाइप की रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं, इनका यूज़ करके अलग अलग टाइप के HFC, HFOs इस टाइप के जो है तो रेफ्रिजरेंट गैस बनाए जाते हैं। कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी, जैसे कि फ्लोरॉन करके इनका अपना एक ब्रांड है, वो भी बनाया जाता है। तो ये सब डिफरेंट गैसेस का यूज़ करके यहाँ पे या ये जो कंपनी है तो इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एचएफसी जब यहाँ पे इसका पेटेंट जो है एक्सपायर हो जाएगा, जब इसको फेज आउट करेंगे, तब उसके बाद उन प्लांट्स का क्या होगा। तो यहाँ पे एसआरएफ जो है उसके लिए भी रेडी है। यहाँ पे इनका ये कहना है कि इन्होंने अपनी खुद की ओन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसके बाद ये एचएफसी को जो है तो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उसमें टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंजेस करके वहाँ से फिर वो जो है तो एचएफओज जो हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ पे इस कंपनी को एज सच कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, इनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस सेगमेंट में रेडी है। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोमेथेन एक्सपेंशन का भी जो प्लान है वो एसआरएफ में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक की रॉ मटेरियल है यहाँ पे एचएफओ गैस के लिए। तो एज पर द यहाँ पे निर्मल बंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केमिकल सेक्टर में अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो आने वाले टाइम में आपको डबल डिजिट में मोर देन 20% की ग्रोथ जो है 2-3 सालों में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट केमिकल सेगमेंट से अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 52,000 से ये बढ़ करके आने वाले टाइम में यानी अगले 3 साल में ये आपको डबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल 31 का पी चल रहा है और पिछले 5 साल का मीडियन पी देखेंगे तो वो 25 का है। इसके बाद अगर हम पिछले 3 साल में मीडियन पी देखें तो 30 का है, यानी 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन आपको काफ़ी सस्ते देखने को मिलेंगे। और 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो पी जो है इनका मीडियन वो 22 है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये जो डिमांड जोन है इसका ये आता है आपका लगभग 2250 से लेकर के 2000 के बीच में। तो इस रेंज में जो है तो यहाँ पे हाई डिमांड देखने को मिलती है। यहाँ से ये जो चार्ट है ये थोड़ा सा रिवर्स होने की कोशिश करता है। अगर आप रिसेंटली भी देखेंगे तो यहाँ से भी एक डिमांड हमें देखने को मिली थी 2250 के लेवल से, चार्ट जो है वो ऊपर घूमा था। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2000 के लेवल पे तो यहाँ पे 1 और 2 टाइम्स जो है यहाँ से रिवर्स बैक करने की कोशिश किया है। तो इस रेंज में आप चाहें तो इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और यहाँ तक अगर करेक्ट होता है तो आई थिंक 2000 के लेवल पर वैल्यूएशंस जो हैं वो काफ़ी कंफर्ट हो जाएंगे। फ्यूचर के हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ पोटेंशियल देखता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे कैपेक्स प्लान आया है और जिस तरीके से कंपनी का जो केमिकल बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक एसआरएफ जो है तो आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेस जो है वो करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अदर देन दैट अगर हम वीकली चार्ट पर देखें मूविंग एवरेज के हिसाब से तो ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नियर अबाउट जो है तो सपोर्ट लेने की कोशिश किया है 50 डे के पास में। और अभी फ़िलहाल ये जो है तो यहाँ पर भी हो सकता है कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे। हालांकि एक यहाँ पे बाउंस बैक तो दिखाया था, बट उसके बाद फिर से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो एक छोटी मोटी क्वांटिटी से जो है तो इसको ऐड करना शुरू कर सकते हैं। और 100 डे का भी अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 2000 ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 2047 के अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज आता है वीकली चार्ट पर। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।